अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खलील अहमद, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी क्लास 9 के। आज पेपर करीब आए हैं, कुछ बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि सर पेपर के हवाले से कुछ तैयारी करवा दें। तो हमने कुछ पेपर्स ले आए हैं क्लास 9 के, और क्लास मैट्रिक के कुछ पेपर हमने लाए हैं। कुछ स्कूल्स के जो अभी प्रीलिम वगैरह हो गए थे उनके पेपर हैं। तो आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे जिसके कुछ MCQs हैं, वो MCQs हम सॉल्व करेंगे और समझा भी देंगे। तो हमारे पास कुछ MCQs, आज हम MCQs की तैयारी कर लेते हैं और वन बाय वन आप भी कुछ पेपर हैं आपके स्कूल के वगैरह जो आप देख लेते हैं, तो स्कूल के पेपर शेयर कर दें, इंशाल्लाह हम वो भी आपको समझा देंगे। तो MCQs वगैरह जो भी हैं, MCQs आज हमारे पास है। MCQs पहले जो MCQs है इसमें पेपर में आपके पास है 3 × 5 + 7 = 3.5 + 3.7। ये हमारे पास एक MCQs है। इस MCQs के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी क्लास 9 की, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। हमने वही हमारे पास प्रॉपर्टी से MCQs बना के दिया हुआ था। वो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई थी। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किया था। इसके बाद इक्वलिटी हमने डिस्कस किया था, जो इक्वल और इनइक्वलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वही हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दूसरा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने कहा था अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर कोई नंबर अगर आपके पास राइट साइड से मल्टीपल होता है, और एक हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। अगर कोई नंबर आपके पास लेफ्ट साइड से कोई नंबर अगर मल्टीपल हो रहा है, ये आपके पास B + C कर देते हैं ताकि डिफरेंट हो। A भी हो गया हमारे पास प्लस AC हो गया। अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। अगर कोई नंबर राइट साइड से मल्टीपल होता था, फॉर एग्जांपल B + C या A + B कर दो इंटू C। अगर कोई नंबर राइट साइड से मल्टीपल होता है तो वो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। और हमारे पास ये तो लेफ्ट और राइट की बात ही नहीं कि उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए नीचे। उन्होंने दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उन्होंने दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है हमें, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है उन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा उन्होंने C में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और D में उन्होंने दिया हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इनमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो बताना है। यहाँ देखो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हमारे पास कोई भी दो नंबर होते थे। उसमें हमारे पास हमने कहा था कम्यूटेटिव A + B कर दो या B + A कर दो, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। हमने जो अरेंजमेंट होती है या जो प्लेसेस होती थी वो नंबर की चेंज करते थे, वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 नंबर होते थे, लेकिन 3 नंबर या तो एडिशन होते या सेम तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो मल्टीप्लाई भी हो रहा था। A × B = B × A। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए थी। अब इसी तरीके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, हमारे पास 3 नंबर होते थे, A + B + C, यानी A + B को पहले प्लस कर दो या एक बाद में, या आपके कहा A + B कर दो प्लस C कर दो। ये हमारे पास 3 जो नंबर या एडिशन हो रहे थे वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, A × B × C होती इक्वल टू A × B × C, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ये कंडीशन थी, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कंडीशन थी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास सेम तरीके से हमने बता दिया, और कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी, और कोई नंबर राइट साइड से मल्टीपल होता है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। लेकिन यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, आपके पास 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, उसके बाद कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। या तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके बाद तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ इसमें आप 2 नंबर पहले एडिशन करते थे, उसके बाद तीसरे नंबर के साथ हम क्या जो आंसर आता था उसको तीसरे नंबर के साथ हम ऐड करते थे। इसी तरीके से या क्या करते थे, इसमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, पहले नंबर को दूसरे के साथ, दूसरे नंबर को पहले के साथ, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती। ये हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या कहा था, कोई भी हमारे पास 2 रियल नंबर होते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था A + B = C,
यानी कोई भी दो रियल नंबर को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो आता है उन दो नंबर को एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, रियल ही में से होना चाहिए। अगर ये रियल नंबर हैं इनको ऐड करने से आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल ही में से आना चाहिए। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए थी। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करें तो a मल्टीपल बाई b, अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और जो रियल नंबर को, वो रियल नंबर का आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल ही में से आना चाहिए। ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी। हमारे पास ये 3-4 प्रॉपर्टी थी, वो भी हमने डिस्कस कर दिया। अब ऑप्शन भी आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है। अगर एक नंबर मल्टीपल हो रहा है, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, या यहाँ बीच में माइनस का साइन भी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने किया था, माइनस का साइन आया तब भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव ही कहलाएगी, लेकिन वहाँ क्या एडिशन नहीं आएगा, वो सब्ट्रैक्शन आएगा वहाँ। ये हमारे पास पहला एमसीक्यूज का ऑप्शन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये पहले चैप्टर के एमसीक्यूज था। ये हमारे पास अभी जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आपके पास सेकंड चैप्टर का एमसीक्यूज है, वो है आपके पास, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, log ऑफ 7 ऑफ x इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ x इज, ये वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है, इसको चेंज करना, ये लॉग फॉर्म में इनटू इज डैश, सिंपल देखिए हम ये कर लेते हैं। ये लॉग की फॉर्म में गिवन है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। यहाँ लिख लेते हैं चेंज इनटू, यहाँ उन्होंने कुछ और लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है, ये भी हम द वैल्यू ऑफ x लिख लेते हैं। चलो, द वैल्यू ऑफ x। दूसरा एमसीक्यू ये है आपके पास, log ऑफ 7 ऑफ x इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी ये हमने बताना है। उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ नीचे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 2 की पावर x इक्वल टू 7, सी में ऑप्शन दिया हुआ 7 स्क्वायर इक्वल टू x, और आपके पास डी में ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ लिख लेता हूँ डी, ये 2 की पावर 7 इक्वल टू x है। ये आपके पास एक एमसीक्यूज है, log 7, ये 7 बेस ऑफ x इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ x इज डैश। एक ये होता है, दूसरा आपके पास ये लॉग फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए भी देते हैं, तो ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके आंसर दिया हुआ, लेकिन आपके x के वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बता दें कि x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक लॉग की फॉर्म हमने डिस्कस किया था, हमारे पास log ऑफ a ऑफ x इक्वल टू y, ये हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था। हमारे पास लॉग के सवाल करते थे, हमारे पास यहाँ 2.2 में हम डिस्कस किया था। ये हमने कहा था ये पूरे लॉग की फॉर्म में, यानी लोगरिथम फॉर्म में, किस फॉर्म में, लॉग फॉर्म या लोगरिथम फॉर्म में है। इसको हमने किस में चेंज करते थे, नंबर एक बात, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते थे। किस में चेंज करना था हमने, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कैसे करते थे, हमने ये कहा था ये बेस है, ये क्या हमारे पास बेस है, ये आपके पास हमने कहा था, इसको हमने नाम दिया था, ये हमने एक्सपोनेंट या पावर कहा था, एक्सपोनेंट या पावर। इसको हमने कहा था इक्वल के उस साइड मोस्टली आंसर आता हमारा, कि इसको हमने आंसर कहा था। क्या कहा था, लॉग ऑफ ए बेस है आपके पास, ये एक्सपोनेंट या पावर जिसको हमने कहा था, इक्वल के उस साइड में मोस्टली हमारा जो आंसर आता है वो इक्वल के उस साइड में आता है, इसको हमने नाम दिया था आंसर। ये हमारे पास ये लॉग की फॉर्म में, अगर चेंज करेंगे तो बेस कभी भी चेंज नहीं होगा, बेस अपनी जगह पे रहेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो आंसर में चला जाएगा x, और जो आंसर है वो पावर में आएगा। इस फॉर्म में चेंज होगी, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गई। अब इसी सेम तरीके से इस फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखो बेस 7 है, 7 अपनी जगह पर रहेगा, कोई चेंज होगा ही नहीं 7। अब यहाँ ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो आंसर में चला जाएगा, x यहाँ आएगा, और यहाँ जो आंसर है वो एक्सपोनेंट में आएगा, तो ये होगा। यार इस फॉर्म में अगर ये इसको सिंपलीफाई करके, सिंपलीफाई किया ही नहीं ये फॉर्म में, ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है। अगर इसको सिंपलीफाई करके आंसर दें तब भी आपके पास 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ये ऑप्शन भी अगर आपको मेंशन कहीं पेपर में ये ऑप्शन आए तब भी ये भी आपके पास सही है। अगर इसके अलावा आपको चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म करके दें तब भी आपके पास ऑप्शन यही सही होगा। ये 3 ऑप्शन आपके पास आंसर पूछा जा सकता है, या तो इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ x, ये, या आपको ये वैल्यू सिंपलीफाई करके भी पूछा जा सकता है। यानी 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। या आपको सिंपल तरीके से बोलेंगे चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब भी आपने ऑप्शन यही आपके पास इसी तरह आपने चेंज करना है, जो कि आप फॉर्म हमने समझाया कि आपका बेस चेंज नहीं होता, जो एक्सपोनेंट होता है वो आंसर में चेंज होता है, जो आंसर होता है वो एक्सपोनेंशियल में चेंज होता है। अगला जो एमसीक्यूज हमारे पास, ये पहले चैप्टर से दिया होता है, ये सेकंड चैप्टर से। अब ये थर्ड जो एमसीक्यूज है वो थर्ड चैप्टर से ही है आपके पास। ये आपके पास एक फार्मूला है, ये भी
इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5 देन 4 ऑफ एक्स वाई। ये फार्मूला आपने पढ़ा था, एक फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक फार्मूला आपने जो दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास 4ab के। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के इक्वल होता है। एक फार्मूला था। इसके अलावा एक और फार्मूला पढ़ा था हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये फार्मूला मेरे इक्वल होता है। अब आपने ये दो फार्मूले आपने पढ़े थे। अब ये जो फार्मूला है हमारे पास ये वाला फार्मूला है x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके इक्वल है 4, ये इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू गिवन है। अब 4 ऑफ एक्स वाई इसका मतलब क्या है 4ab है हमारे पास। ये स्क्वायर वाला हमारा कोई टर्म्स गिवन ही नहीं है, ए स्क्वायर माई प्लस बी स्क्वायर वाली कोई टर्म्स है ही नहीं, इसलिए हमारे पास एक्स वाई मल्टीपल में तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये फार्मूला कैसे आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4xy। ये a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab वाला फॉर्मूला बन गया। यानी ये आपके पास a है प्लस b का होल स्क्वायर हो गया माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास माइनस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4xy। हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये भी 25 होगा इक्वल टू 4 ऑफ xy। अब क्या होगा आपके पास ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा 0 डिवाइड हो जाएगा। xy क्या आएगा आपके पास xy की जो आंसर आएगा वो भी 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब आपने क्या करा ये वैल्यू गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5 देन 4 ऑफ एक्स वाई। ये सिंपल तरीके से यहाँ तक भी कह सकते हो, ये 4 ऑफ एक्स वाई का आंसर भी क्या आएगा आपके पास ये भी 0 आएगा, क्योंकि साइड में 0 है। उन्होंने सिर्फ इसका आंसर पूछा है, एक्स वाई का आंसर नहीं पूछा, ये सिंप्लीफाई भी नहीं करना। 4 ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये ऑप्शन आपके पास है, आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो 10 उन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ था वो है आपके पास, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। और मैं थोड़ा आंसर बता देता हूँ कौन कौन सा आंसर आपके पास है। पहला जो आंसर है उन्होंने 10 का बताया था, दूसरा उन्होंने 0 बताया है, सी में उन्होंने दिया हुआ 25 और डी में उन्होंने दिया हुआ है 5। अब आपको पता है अभी हमने सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आया था 0 आया था, क्योंकि आपके पास एक यहाँ देखो अगर यहाँ फार्मूले में लिखती है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे 0 हो जाएगा। तो 4ab का मतलब 4 ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 ही होगी। ये तीसरे चैप्टर से आपके पास चैप्टर नंबर 3 से। अगला जो चैप्टर है आपके पास, अगला जो एमसीक्यूज है वो भी चैप्टर 3 से ही है एमसीक्यूज, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसके बाद ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा अगला एमसीक्यूज है 4th, हमारे पास ये भी चैप्टर 3 से एमसीक्यूज गिवन है। ये बोल रहा है आपके पास स्क्वायर रूट एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, नीचे ऑप्शन दिया हुआ आपके पास मोनोमियल साउंड, दूसरा आपके पास दिया हुआ है ट्राइनोमियल, और सी में दिया हुआ है बाइनोमियल, और लास्ट में दिया हुआ है कॉन्जुगेट डी में। यहाँ देखो आपके पास सबसे पहले आपके पास मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल, आपने अलजेब्रिक इक्वेशन भी पढ़े हैं, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन थे वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल भी पढ़े होंगे, वो अलग है। लेकिन यहाँ भी आपका सबसे पहले सोर्स जो होता है आपके पास इसको देखना है। आपके पास इस तरह के फॉर्म पड़े होंगे आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में ए ऑफ एन ऑफ एक्स, ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। ये पूरे फॉर्म को हमने कहा था रेडिकल फॉर्म, क्या कहा था रेडिकल फॉर्म कहा था। इसके बाद हमने इसको कहा था ऑर्डर या इंडेक्स, ऑर्डर और इंडेक्स कहा था। इसके बाद इसको हमने कहा था रेडिकल साइन, और इसको हमने कहा था जो रूट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स होती है उसको हमने कहा था रेडिकेंट।
रेडिकेंट का था। अब इस तरह की फॉर्म में देखें, अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म होती है जिसमें अगर आपके पास यहाँ एक ही टर्म होती है, एक ही फैक्टर होता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है। लेकिन यहाँ जो इसकी जो एग्जांपल है वो है, यहाँ जो नंबर होगा वो आपके पास रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। क्या चाहिए? रेशनल नंबर से। और इस यहाँ जो नंबर रेशनल नंबर होगा उसका रूल लेने से वो नंबर इरेशनल में चला जाना चाहिए। आपके पास सोर्ड में आपके पास, या मैं लिखूँ आपके पास यहाँ जो नंबर होगा आपके पास, ये ए में जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन वो रेशनल नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, रूट लेंगे, तो वो इरेशनल में आना चाहिए। ये रेशनल में से करना चाहिए। क्यों? और इसका जो आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? आंसर आएगा, तो वो क्या होना चाहिए? इरेशनल में से होना चाहिए। तो हमारे पास सोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ जो नंबर होगा रेडिकेंट में जो भी नंबर होगा वो रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए? इरेशनल नंबर में से आना चाहिए, यानी इनफाइनाइट, यानी डेसिमल में जो फॉर्म में आएगा आंसर वो इनफाइनाइट तक चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, ये हो गया, या स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है। ऐसे नंबर आपके पास क्या है? ये देखो 2, 3, 5, ये भी आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो इरेशनल नंबर ही में से आता है, यानी इनका आंसर क्या होता है? डेसिमल फॉर्म में खत्म भी नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक चलता है। अब यहाँ पूछा आपके पास, यहाँ देखो एक ही टर्म है आपके पास, एक ही टर्म है, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोनोमियल। अगर सेम तरीके से ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। अगर यहाँ 2 टर्म्स आती है, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 कर दो, ये टर्म ये भी हो सकता है, या स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 भी हो सकता है। इस तरह के 2 टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। इसी तरीके से 3 होंगे तो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। इससे पहले जब सोर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन याद रखना, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, आपके पास जो रेडिकेंट होगा वो रेशनल में से होना चाहिए, और उस रेडिकेंट का हम स्क्वायर रूल लेंगे या क्यूब रूल लेंगे या कोई भी रूल लेंगे, उसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? इरेशनल में से आना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सोर्ड कहलाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ देखो एक ही रूट है आपके पास, यहाँ सिंपल तरीके से एक ही टर्म में, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? मोनोमियल सोर्ड कहलाएगा। ये एमसीक्यूज तीनों अगर आपको ये पूछा जाए तब भी आपके पास आंसर। अब इसके बाद कांजुगेट आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। कांजुगेट क्या होता है? किसी भी एक, इसमें भी लेते हैं, इसमें हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, यानी जो स्क्वायर रूट फॉर्म वाले, इसका जो कांजुगेट लेंगे, जो स्क्वायर रूट साइड में जो भी नंबर होगा उसका कांजुगेट चीज। कांजुगेट का मतलब क्या होता है? एक हमने वहाँ डिस्कस किया था, एक होता है रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। कांजुगेट लेने से इमेजिनरी का साइन चेंज होता है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इसका कांजुगेट लूंगा तो ए माइनस बी आयोटा। सेम तरीके से इसका कांजुगेट लूंगा तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 3 हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास कांजुगेट उसी को बोलते हैं जिसमें इमेजिनरी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगला जो एमसीक्यूज है आपके पास वो है अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल की बात हो रही है। 5 जो एमसीक्यूज है वो आपके पास किसी ट्रायंगल की बात हो रही है, वो आपने थ्योरम वगैरह में डिस्कस किए होंगे लास्ट चैप्टर, जिसमें हमारे पास अ ट्रायंगल हैविंग all sides are congruent, sides are congruent। इसको हम ट्रायंगल क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। एक लेक्चर हमने मैट्रिक और नाइन दोनों के लिए हमने ट्रायंगल्स के पे बनाई थी, जिसमें हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया था, ट्रायंगल क्या होती है वो भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, चलो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को वहाँ देख लें, लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बता देते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक हमने कहा था 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक हमने कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था। मोस्टली हमारे पास जो थ्योरम में भी यूज़ हुए हैं वो 3 ट्रायंगल्स हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ देखो ऑल साइड्स हमने कहा था अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल हमारे पास क्या कहलाती थी? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाती थी। क्या कहलाती थी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ देखो अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, क्या होगा आपके पास नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, स्क्लैन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ये दिखा हुआ है। तो आपको पता है जो तीनों साइड सेम होंगे वो क्या कहलाती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसमें 2 साइड सेम होती है, क्या होती है? जिसमें 2 साइड सेम तो वो क्या कहलाती है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है, क्या होती है? तीनों साइड डिफरेंट होती है, वो क्या कहलाती है? स्क्लैन ट्रायंगल कहलाती है। ये आपको 3 ट्रायंगल हमने डिस्कस किया था, जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाती है, जिसमें 2 साइड सेम होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है वो क्या कहलाती है? स्क्लैन ट्रायंगल कहलाती है। तो आपके इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका सही होगा। इसके बाद एक ये एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 6 से दिया हुआ है, ये 6 एमसीक्यूज है आपके पास, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल देन x मीन्स
इसका मतलब क्या है, आपके पास 3 इज़ ग्रेटर देन या इक्वल देन x। इसका मतलब क्या है, या तो 3 x से बड़ा होगा या तो इसके इक्वल होगा। इसका ऑप्शन में नीचे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है x इज़ लेस देन 3, बी में दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 3, सी में दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इक्वल टू 3, और डी में दिया हुआ ऑप्शन x इज़ लेस देन 3 और x इज इक्वल देन 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ देखो, इससे हम पढ़ेंगे x, या यहाँ से अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो 3 इज़ ग्रेटर देन या इक्वल देन x हो जाएगा। अगर इससे पढ़ेंगे x इज़ लेस देन 3 या x इज़ इक्वल देन 3, तो यहाँ देखो x इज़, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि या तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है, या तो x क्या होता है छोटा भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ x इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ क्या x इज़ लेस देन 3, ये भी नहीं होगा आपके पास। यहाँ x इज़ लेस देन 3 और x इज़ इक्वल देन 3, ये ऑप्शन सही होगा। या तो आपके पास x 3 से छोटा होगा या तो x क्या होगा 3 के इक्वल होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो MCQ है वो MCQ नंबर 7 है। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये बोल रहा है, अभी हमने सम पढ़ा, अच्छा यहाँ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स, ये नहीं पढ़ा, ठीक है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ angles of a quadrilateral is, यहाँ देखो आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या बोल, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम करेंगे तो वो कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन में दे रहा है 360 डिग्री, बी में दे रहा है 180 डिग्री और सी में दे रहा है 270 डिग्री और डी में दे रहा है आपके पास 90 डिग्री। सबसे पहले आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है क्या, ये आपने डिस्कस करेंगे। आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है, इसमें आपने क्या बहुत सारी टाइप्स हैं आपके पास। आपने पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ा होगा, काइट पढ़ा होगा, रोम्बस पढ़ा होगा, ये सारे क्या है आपके पास क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं टाइप्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक हमने पढ़ा है, अगर आपको ये याद नहीं है तो वो ये MCQ याद होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स को सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। ये तो आपको बात याद होगी। इसी तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल के आपके पास एंगल्स को सम करेंगे वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे काइट हो, चाहे एक और क्या है, एक और भी टाइप्स थी पैरेललोग्राम वगैरह, जो भी हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, ये सारे हैं। स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, आपके पास रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, आप रेक्टेंगल हो, ये सारे क्या हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। अगर इनके एंगल्स के सम करेंगे वो मोस्टली क्या, वो हर टाइम क्या होता है 360 के इक्वल आना चाहिए। जिस तरीके से किसी भी ट्रायंगल्स के सम करेंगे, किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल्स को हम सम करते हैं तो वो 180 के इक्वल आता था। किसके इक्वल होता है, 180 के। इसी तरीके से किसी भी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके एंगल्स को सम करेंगे तो वो 360 का आता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 360 आपके पास सही है। अगला जो MCQ है, MCQ नंबर 8 है हमारे पास। -3 एंड -4 इज डैश क्वाड्रेंट, यानी कौन से क्वाड्रेंट पे आपको लाइक करेगा। आपने दो पढ़े थे, आपने ग्राफ में चैप्टर 7 में पढ़ा होगा। एक आपको y एक्सिस, दूसरा x एक्सिस, यानी 2 डायमेंशन में हमने ग्राफ बनाए थे। एक वर्टिकल एक्सिस, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था वो x एक्सिस होता था, जो वर्टिकल एक्सिस था वो y एक्सिस होता था। ये आपके पास ओरिजिन होता था, ओरिजिन से अपवर्ड y प्लस होता था, ओरिजिन से डाउन आएंगे y माइनस होता था। इसी तरीके से अगर ओरिजिन से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे x प्लस होता था और लेफ्ट साइड आएंगे x माइनस होता था। यहाँ देखो हमने कहा था 0 से ये 90 आ गया था, ये 180, ये 270, ये 360, ये बनाया था। और हमने दूसरा कहा था अगर ये ओरिजिन से इस तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे, और अपवर्ड भी क्या हो जाएंगे, प्लस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस है, y भी प्लस होता था। क्या होता था, x भी प्लस होता था, y भी प्लस होता था फर्स्ट में। यहाँ देखो इस ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे तो y तो प्लस है, लेकिन ओरिजिन से आप लेफ्ट साइड आएंगे तो x माइनस, तो x क्या हो जाएगा माइनस, y क्या हो जाएगा प्लस। यानी सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास क्या है, x माइनस है, y प्लस है। अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में ही हैं तो x क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ही हो जाएगा, और ओरिजिन से क्या है डाउन आ जाएंगे तो y भी क्या हो जाएगा माइनस। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों क्या है, माइनस में है, x भी माइनस में है, y भी माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, फोर्थ में x क्या है प्लस है, और y क्या है आपके पास, y ही आपके पास नीचे ही है, डाउन तो माइनस ही है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, x प्लस है, y माइनस है। ये आपको याद रखना है। आपके पास जो फर्स्ट जो आप में आएगी, जो भी वैल्यू फर्स्ट में आएंगे, प्लस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं y भी प्लस होगी, x भी प्लस, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अगर x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर दोनों वैल्यूज माइनस में तो वो थर्ड में लाई करेगा, और अगर x की वैल्यू प्लस में है, y की माइनस में, तो वो कौन से में करेगा, वो फोर्थ में लाई करेगा। यहाँ देख लें दोनों की वैल्यू क्या, ये आपके पास x से फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, x की वैल्यू होती है, सेकंड हमेशा क्या होती है, y की वैल्यू होती है। यहाँ देखो -3 -4, ये -3 है, ये -4 है, तो दोनों की वैल्यू माइनस है, दोनों की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, थर्ड में होती है। यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ आपके पास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड एंड फोर्थ में, तो आपके क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, फर्स्ट में दोनों प्लस, सेकंड में x माइनस वाई प्लस, थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में x प्लस होता है, y माइनस होता है। मोस्टली जो है आपके पास याद रखना, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड आपके पास y की, दोनों माइनस में है, वो आपके पास थर्ड में। अगर ये आपके पास x प्लस में है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस y, ये माइनस y दिया हुआ है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी x प्लस से y माइनस है, ये फोर्थ में लाई करेगा। सेम तरीके से अगर इसको चेंज करें, ये माइनस, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ये कौन से लाई करेगा, यानी आपके पास x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है, x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरीके से आप देख लें, इस ग्राफ को, इस पैटर्न को देख के आप समझ सकते हैं, सारे कोई भी वैल्यू आ जाए आप इसको फॉलो करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो MCQs है वो ये मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 6 से ही है, ये 7 से था। अगला जो MCQ वो 6 है, 9। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 4, ये चैप्टर नंबर 6 है। ये एब्सोल्यूट बोलते हैं या मॉडुलस बोलते हैं। इसको सिंपलीफाई करना, सिंपल देके सिंपलीफाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडुलस क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4। जब मॉडुलस को खत्म करते हैं आपके पास इस इक्वल के साइड में प्लस माइनस का साइन लगता है, x इक्वल टू क्या होगा, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3, x इक्वल टू क्या आएगा 7 और x इक्वल टू माइनस 1। अब आपके सिंपलीफाई करके दो आंसर आएगा, तो इसको सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, ये आएगा सोल्यूशन सेट में -1 एंड 7, ये आपका सोल्यूशन सेट आया अकॉर्डिंग टू मॉडुलस। जब मॉडुलस को खत्म करते हैं इक्वल के साइड में प्लस माइनस का साइन आता है। एक्सरसाइज मेरे ख्याल में 6.2 है, तो उसमें हमने बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ऑन कर लेंगे। मॉडुलस खत्म किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो मैंने इस पूरी टर्म के साथ इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, इस पूरी टर्म के साथ एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, कि यहाँ प्लस होता वहाँ जाकर माइनस, तो ये 4 प्लस 3 क्या हो गया 7, यहाँ ये माइनस तो वहाँ जाकर सेम तरीके प्लस, तो ये -4 है तो प्लस 3 तो -1 आ गया। सोल्यूशन क्या आएगा -1 एंड 7। ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं, ऑप्शन ये तो है ही नहीं, -1 7 है ही नहीं इसमें, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, -1 एंड 2 दिया हुआ है, -1 2 -2 ये ऑप्शन है ही नहीं। इससे आपका क्या आएगा, नॉन ऑफ दीज आएगा, मतलब क्या आएगा नॉन ऑफ दीज, जो पेपर में है इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन होगा तो ये सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ जो जिस पेपर में है इसमें तो ऑप्शन मौजूद है ही नहीं ये वाला। इसका मतलब क्या होगा, इस MCQs में अकॉर्डिंग टू दिस पेपर ये नॉन ऑफ दीज होगा। वैसे आंसर इसका क्या आएगा, सोल्यूशन सेट क्या आएगा -1 एंड 7। अगला जो MCQs है MCQ नंबर 10 है, ये है रेडिकल x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज अ डैश। ये कुछ इक्वेशन से पूछा है आपके पास, ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पहले ऑप्शन में पूछा है लीनियर इक्वेशन है, दूसरा पूछा आपके पास रेडिकल इक्वेशन है, तीसरा आपके पास है क्यूबिक, और लास्ट में पूछा है क्वाड्रेटिक। ये पूछा ये कौन सी इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन तो है लेकिन इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है। इसके बाद यहाँ देखें लीनियर में आप क्या होता है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो लीनियर कहलाती है। किसी भी वेरिएबल की पावर क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है 1 है, 1 होगा तो ये आपके पास क्या क्या लीनियर कहलाएगी। रेडिकल क्या होता है, जिस हमने कहा था अभी ये एग्जाम्पल की थी इस फॉर्म में, इस फॉर्म में जो हमारे पास कोई भी फॉर्म होती है पूरी फॉर्म को हमने कहा रेडिकल फॉर्म कहा था, क्या कहा था रेडिकल फॉर्म, तो ये बेसिकली है रेडिकल फॉर्म। ये क्या है आपका रेडिकल साइन आपके पास मौजूद है तो ये क्या होगा रेडिकल है, इसका ऑप्शन तो रेडिकल होगा। इसके अलावा ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये जो ऑप्शन होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास रेडिकल फॉर्म ही होगा। इसके बाद लीनियर क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है।
इसके बाद ऊपर रेडिकल का साइन आ जाएगा, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्यूब का साइन आता है, क्या आता है, क्यूब का साइन आता है, इस साइड में क्यूब होना लाजमी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्यूब का साइन आएगा तो वो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर आपके क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर स्क्वायर आता है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक। स्क्वायर आता है तो क्वाड्रेटिक कहलाती है, क्यूब आता है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है, रेडिकल का साइन आता है तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। अगर 1 आता है, इसका जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल की पावर का एक्सपोनेंट 1 आता है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, रेडिकल ही होगा। क्या होगा, रेडिकल ही होगा। अगला जो एमसीक्यूज है आपके पास, तो अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है। ये चैप्टर 1 से एमसीक्यूज गिवन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, यानी 5 अयूटा इंटू -2 अयूटा। सबसे पहले आपके पास अयूटा क्या होता है, आपके पास अयूटा की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। अयूटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। एक बात ये याद रखना, अयूटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और अयूटा स्क्वायर इक्वल होता है किसके, -1 के। ये दो बातें याद रखना। अयूटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, अयूटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस, यानी स्क्वायर ले लिया दोनों साइड, इसमें स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, -1 रह गया ये। अब इसको सिंपलीफाई करने में आसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी अयोटा की स्क्वायर और अयोटा की वैल्यू हमें मालूम है। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन कर लेते हैं, सिंपल तरीके से मल्टीपल करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसका प्लस माइनस -10। और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, ये -10 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 1 टाइम 10, प्लस का 10 आंसर आएगा। कौन सा आएगा, बी। ये इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर क्या आ गया, 10। ये चैप्टर 1 से है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला जो एमसीक्यूज है ये चैप्टर नंबर 2 से है। बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम, बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम। सिंपल तरीके से क्या है, बेस नेचुरल का आपके पास ई है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 10, बी में दिया हुआ है ई, सी में दिया हुआ है पाई, और डी में दिया हुआ है 100। यानी बेस इन नेचुरल लॉग का आपके पास बेस क्या है, आपके पास ई है। और आपका इसके बाद दूसरा एक होता है बेस, एक कॉमन लॉग होता है। क्या होता है, एक आपके पास कॉमन लॉग होता था, कॉमन लॉग का 10 होता है, नेचुरल लॉग का क्या होता है, ई होता है। ये आपने याद रखना, जो आपके पास बेस ऑफ नेचुरल लॉग का ई होगा और कॉमन लॉग आएगा, ये दोनों पूछ लेते हैं। ये तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, या मोस्टली 10 में टिक लगा लेते हैं, तो वो बाद में बोले हमारा सही है, लेकिन नेचुरल लॉग का ई है, जो कॉमन लॉग का उसका क्या है, वो 10 है। ये बात याद रखना। अगला जो एमसीक्यूज है ये अभी हमने डिस्कस किया था, वो एमसीक्यूज आया 13 में। बोला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आपके पास जो एंगल है उसका सम क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। जो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल किसके इक्वल होता, ये ऑप्शन 360 है, 180 है, सी में दिया हुआ है 90, और डी में दिया हुआ है 270। यानी आपसे पूछते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने कहा था जो सम ऑफ एंगल, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स को सम करेंगे तो 180 के इक्वल होता है, वो याद रखना। दूसरा, अगर क्वाड्रेटल के सम को ऐड करेंगे, एंगल को ऐड करेंगे तो वो 360 के इक्वल होता है। चाहे क्वाड्रेटल स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, ये हमने डिस्कस किया था। एंगल भी कोई भी ट्रायंगल भी कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है, वो एक्यूट ट्रायंगल हो सकती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, लेकिन उनके एंगल्स को सम करेंगे तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, 180 का। इस तरीके से क्वाड्रेटल के जितने भी टाइप्स हैं, रोम्बस हो, काइट हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम वगैरह हो, जितने भी हैं उन सब को सम करेंगे एंगल्स को, उन सब किसी भी उन टाइप में से किसी के भी सब के एंगल सम करेंगे तो वो 360 का आएगा, और ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल की टाइप के एंगल्स को सम करेंगे तो वो 180 का आएगा। इसके बाद 14 है, ये बोला द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इस सेंटर। ये 14 है आपके पास, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम इस सेंटर इज आपके डायमीटर कहलाता है। बी आपके पास रेडियस है, सी आपके पास है कॉर्ड है, कॉर्ड, डी आपके पास है टेंजेंट।
या देखो बोला द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर। आपका सर्कल है, इसका जो सेंटर है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे बोल रहा है। चलो मैं एक सीधी लाइन ड्रा करता हूँ इसको। ये आपका सेंटर है, ये मैं सीधी लाइन ड्रा करता हूँ। ये इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये यानी सेंटर से बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर। जो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो आपके पास डिस्टेंस होगा, इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या है, डायमीटर है, रेडियस है, कॉर्ड है या टेंजेंट है। सबसे पहले यहाँ देखो डायमीटर क्या होता है। डायमीटर आपके पास क्या होता है, सर्कल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, वो डायमीटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो लाइन है ये आपके पास डायमीटर की लाइन कहलाएगी। ये पूरे सर्कल को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। चाहे ये लाइन अगर मैं इससे यहाँ से ले लूँ तो ये भी क्या हो गया आपके पास, ये भी डायमीटर कहलाएगा। चाहे मैं यहाँ से ले लूँ ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, डायमीटर, क्योंकि सर्कल जो है इसको इक्वली जो डिवाइड करता है वो आपके पास क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। सिंपल तरीके से क्या होता है, रेडियस, डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस कहलाता है। ये सेंटर है या ये डायमीटर है, इसका जो हाफ करूँगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो आपका रेडियस कहलाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अगर मैं ये डायमीटर लूँ तो ये सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इस तरीके से कॉर्ड क्या होता है, वो किसी भी दो पॉइंट का होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पॉइंट यहाँ है, वो सेंटर या डायमीटर, ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक होता है, ये आपके पास कॉर्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपके पास, कॉर्ड कहलाएगा। CH होता है, मेरे ख्याल में CHORD कॉर्ड होता है ये। और टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के जो साइड से जो लाइन पास हो रही है उसको आपके पास क्या होता है, टेंजेंशियल लाइन कहलाती है। जो सर्कल के साइड से जो लाइन, अब यहाँ देखें आपका डायमीटर पता हो गया, सर्कल को इक्वली डिवाइड करता है वो डायमीटर कहलाता है। रेडियस क्या होता है आपके पास, डायमीटर का हाफ या सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। कॉर्ड क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट होते हैं जो रेडियस और डायमीटर नहीं होते, इसके अलावा जो दो लाइन होती है जो किसी भी हिस्से को आपके पास टच कर रही है, आपस में दो पॉइंट्स आपस में सर्कल में कहीं भी आगे जो अलग लेंथ होती है वहाँ मिलते हैं, वो आपके पास कॉर्ड कहलाता है। टेंजेंट लाइन जो होती है सर्कल के किसी एक पॉइंट से पास हो रही है वो आपके पास टेंजेंट पॉइंट या टेंजेंशियल लाइन कहलाती है। अब आपके पास डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम इस सेंटर, इस सेंटर से इसके अलावा जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस वो क्या कहलाएगा, ये सेंटर है, यहाँ से किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस। इसका ऑप्शन क्या होगा, रेडियस ही होगा। क्या होगा, रेडियस। ये आपके पास सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम मूव करेंगे, सेंटर से किसी पॉइंट पे मूव करेंगे तो क्या कहलाएगा, रेडियस ही कहलाएगा। ये 14 MCQs है। लास्ट जो MCQs है वो है एक फार्मूला दिया हुआ, लास्ट MCQ चैप्टर नंबर 16 से एक फार्मूला है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट MCQs है x1 + x2/2 y1 + y2/2 इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, रेशियो फार्मूला। ये फार्मूला आपको, इसको आपके पास कौन सा फार्मूला है पूछा है, डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, या डिवीजन फार्मूला या रेशियो फार्मूला। ये आपके पास ये मिड पॉइंट फार्मूला है। कौन सा है, मिड पॉइंट फार्मूला है। हाँ, लास्ट टाइम हमने दो फार्मूले पढ़े होंगे, एक हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, एक हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ देखो x आपके पास दो वैल्यू गिवन होंगी, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये आपके पास क्या, मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। और डिस्टेंस निकालना हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया था, और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। ये कुछ MCQs थे आपके पास चैप्टर नंबर किसी पेपर के, आपके पास कोई स्कूल का पेपर है, इसके कुछ 15 MCQs थे जो हमने डिस्कस कर दिए। जो इसके अलावा जो MCQs रिलेट कर रहे थे इन दोनों से, वो भी हमने डिस्कस कर दिए। आप देख लें इनमें से अगर फिर भी कोई MCQs आपको अगर कन्फ्यूजन लग जाती है, उसको समझ में नहीं आती, तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं कि सर ये MCQs नहीं है, तो हम इसको भी समझाएंगे। इसके अलावा आपके पास जितने भी पेपर हैं, चाहे वो 5 ईयर के पेपर हैं, चाहे आपके स्कूल के पेपर हैं, चाहे किसी दूसरे स्कूल के पेपर हैं, वो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट भी बता सकते हैं सर, तो हम आपसे कंटेक्ट करके वो पेपर ले लेंगे और उसको भी हम सॉल्व करके देंगे। तो तब तक अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप हमें इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक दूसरे पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।